हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। काफी सारे एस्पिरेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि आपके जो 720 आउट ऑफ 720 आए तो क्या इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या फिर आपने ऐसे कौन से तरीके अपनाए या क्या यूज किया कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी, फिर इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले, जितने भी क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा सिलेबस जो है आपको इतना अच्छे से याद था कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो यार मैं सबको यही बताता हूँ कि यहाँ पे कोई बहुत तगड़ा कोई लॉजिक नहीं है या फिर बहुत तगड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, जो मैंने आज के इस वीडियो में समराइज करने की कोशिश की है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम है और इस टाइम पे आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है और आपको सारी चीजें, पूरा सिलेबस समेट के आपके माइंड में फिट कर लेना है। तो देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यार एक्टिव रिकॉल। अब यार एक्टिव रिकॉल ना कोई भी आके आपको बोल जाता है कि भाई एक्टिव रिकॉल करनी होती है और उससे आपका जो है रिटेंशन बढ़ जाता है, लेकिन कोई समझाता नहीं कि इसमें क्या क्या चीजें। देखो नॉर्मली सब यही कहते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, मतलब अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एक्टिव रिकॉल हो गया। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट है। बेसिकली ना क्या होता है, जब हम कोई चीज को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो बार बार जो चीजें है ना, सेम चीजों को रिपीट रजिस्टर कर रहा होता है, और जब हम उस चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हम उस चीज से कहीं ना कहीं बोर होने लग जाते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें जो बार बार मिस आउट हो रही होती है, तो वो जो चीजें जो आपको याद नहीं है, जो चीजें बार बार मिस आउट हो रही है, वो आपको याद करना है। वो आपको याद कैसे रहेगा, आपको प्रैक्टिस करके पता लगेगा, या क्वेश्चन बेस्ड या प्रॉम्प्ट बेस्ड स्टडी करनी है। प्रॉम्प्ट बेस्ड स्टडी का क्या मतलब है यार, आपको मान लो कि कोई पैराग्राफ है, एनसीईआरटी की लाइनें अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पैराग्राफ की पहली लाइन को आप पढ़ लो, बाकी की लाइंस को आप ढक दो, कोई और नोटबुक से या फिर किसी और चीज को कवर कर दो और खुद से आगे की लाइनों को बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, वो क्या हो रहा है कि आपको प्रॉम्प्ट मिल रहा है, इनिशियल प्रॉम्प्ट मिल रहा है, बाकी की चीजें बता रहा है। या फिर लेट से कोई एग्जांपल है, 5 या 6 एग्जांपल है, तो आपको पता है कि हाँ यार ये जो है आपने प्रॉम्प्ट कर दिया, पहला एग्जांपल ये था, उसके बाद बाकी एग्जांपल आप खुद से बोलने की कोशिश करो। या फिर कहीं पे 4 या 5 चीजें तो उसमें से आपने बोलने की कोशिश की, तो आपको 3 चीजें याद आई, 2 चीजें याद नहीं आई। तो यहां पे यही होता है कि आप पहले प्रॉम्प्ट करो, फिर उसके बाद एक चीज आपने बोला, बाकी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आप जो जो चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उसको जाके देखो और फिर उसको इस तरीके से पढ़ते रहो कि आप उसको बार बार जब रिवाइज करोगे तो वो जो चीजें आप भूल रहे थे वो भी आपको याद हो जाएगा। इसमें पार्शियली हाइडिंग लाइंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें बहुत सारे आपने देखे होंगे बुक्स आते हैं, बहुत सारे एप्स आते हैं, तो उस एप्स में, बुक्स में यही होता है कि यार वो जो एनसीईआरटी की लाइनों को हाइड कर देते हैं या फिर जो मेन पार्ट होता है उसको जो है फिल अप द ब्लैंक्स कर देते हैं। तो इस टाइप से भी आप इस चीज को कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपको पता लग जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है यार मॉक टेस्ट बेस्ड स्टडी। अब इसमें क्या है यार, मॉक टेस्ट बेस्ड में क्या होता है, आपको एक मिस्टेक बुक बनानी होती है, क्योंकि देखो जब आप मॉक टेस्ट अपीयर करोगे, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, लेट से 500 आ रहा है, 450, 500, 550, जो भी स्कोर आ रहा है, उसमें जो जो आपके मिस्टेक्स हुए, जो जो आपकी गलतियां हुई, वो आपको मिस्टेक बुक में नोट डाउन करना है। आप पूरी नोट डाउन नहीं भी करते तो एटलीस्ट कि हाँ ये पेपर था, इस पेपर में ये क्वेश्चन नंबर्स थे। उसमें क्या होगा, या फिर आप एटलीस्ट सब टॉपिक या टॉपिक या छोटा सा जो चीज है या जो भी आप भूल गए थे उस चीज को अपने मिस्टेक बुक में नोट डाउन कर लो। और फिर क्या करो, टाइम टू टाइम जो है ना, टेस्ट से पहले, या फिर लेट से आपका कोई मेजर टेस्ट है, कोई फुल सिलेबस टेस्ट है या फिर हाफ सिलेबस टेस्ट है, उस टेस्ट से पहले आप क्या करो, उस मिस्टेक बुक को देख लो। तो यार ये मॉक टेस्ट बेस्ड होता है। मॉक टेस्ट में जो हम गलतियां करते हैं ना, तो हम उस चीज को ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं, मतलब वी टेंड टू रिमेंबर दैट। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो जब मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, जब मैं 660, 670, 680 प्लस के आसपास स्कोर कर रहा था, तो जो पार्ट मुझे ऑलरेडी याद है वो पार्ट से तो मैक्सिमम क्वेश्चन में सही कर रहा होता था, बट जो चीजें मैं गलतियां कर रहा हूं, जो 5-6 सवाल, 7 सवाल जो मेरे गलत हो रहे हैं, वो मुझे बहुत लंबे टाइम तक याद रहते थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो गलतियां होंगी देखना, आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको या तो हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही। आगे जैसे जैसे आप जाओगे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, लास्ट मंथ में मैं तो कहता हूं आप हर रोज ही एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, मॉक टेस्ट के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। उससे याद आया यार, आकाश का जो है IACST एग्जाम्स जो है आप उसको अपियर कर सकते हो। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको जो है इस पे जो भी आपके परसेंटेज आएंगे उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है आकाश बायजूस के अंदर एडमिशन के लिए। ठीक है, इसमें यार नीट, जेई, फाउंडेशन कोर्सेज तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 8 से लेकर 12th तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो और 12th के बाद जो लोग ड्रॉपर हैं वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है और ऑनलाइन मोड है प्रॉपर, तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें जो खास बात है, आप टेस्ट की डेट टाइम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स्ड डेट टाइम नहीं है। एंड जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम प्रोग्राम्स पे, 1 ईयर, 2 ईयर, इस टाइप से जो इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम्स होती है, नीट, जेई के लिए, फाउंडेशन के लिए, इतने
सारे प्रोग्राम्स में आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये चलती है। आप कभी भी वो 1 घंटे का स्लॉट के अंदर आप वो टेस्ट दे सकते हो। रोज ही ये टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर आप कभी भी कर सकते हो। आप अपने टाइम के हिसाब से ये टेस्ट दे दो, ऑनलाइन देना है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। इसमें जो खास फीचर्स है, अगर आप यार नीट के लिए रेगुलर कोर्सेज या इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज अवेलेबल है इनके, इनमें से किसी में एनरोल करते हो तो इसमें आपको यार नीट की तो तैयारी करवाई जाएगी, डेफिनेटली नीट वाला पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, प्लस बोर्ड्स के लिए भी आपको अलग से तैयारी करवाई जाती है। एक्सटेंसिव और इन डेप्थ स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। 11th और 12th के प्रॉपर सिलेबस का कवरेज होता है, रिवीजन आपको करवाया जाता है, एनसीईआरटी मैप्स होते हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ एनसीईआरटी। बहुत सारे यार यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स भी है, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, नीट चैलेंजर ऐप का एक्सेस मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, आई ट्यूटर लैब फैसिलिटी है, क्रैश कोर्स और रिपीटर कोर्स के लिए आपको यहाँ पे बुक्स भी मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फिर अगले मेथड पे हम आते हैं जो कि फ्लैश कार्ड बेस्ड मेथड होता है। इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हो, या फिर एक पेपर को भी आप जो है खुद से भी बना सकते हो। खुद से बनाना बेस्ट होता है, या फिर मार्केट में भी देखो रेडीमेड अवेलेबल भी होते हैं। सेल्फ मेड में आप क्या करना है, बेसिकली आपको एक तरफ जो प्रॉम्प्ट है वो लिख देना और अगले तरफ जो आंसर है वो लिख देना है। क्या होता है, जैसे कि लेट से मैं कोई एग्जांपल याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेट से मुझे ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल याद है, तो एक तरफ वो ब्रायोफाइट्स लिखो, अब दूसरी तरफ आप उसके एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है। तो इस टाइप से फ्लैश कार्ड बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। जैसे मेरा जो रूम था जब मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, उसका जो एक जो वॉल था वो प्रॉपर वो वॉल पूरा भर गया था, क्योंकि मैंने इतने सारे खुद से बना के चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स वगैरह उसमें स्टिक कर रखे थे। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐसे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है जो आपको चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लो चार्ट। तो बायो में आप देखना, मतलब एक तरीका रिवीजन का ये भी होता है या मेमोराइजेशन का ये भी होता है कि अगर आप उसको थ्योरी में या पैराग्राफ फॉर्मेट में पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, जैसे आपने देखा होगा कि लाइफ साइकिल मान लो जिम्नोस्पर्म्स का है, ब्रायोफाइट का है, टेरिडोफाइट का है, अगर आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, ज्यादातर मॉड्यूल में आपको फ्लो चार्ट मिल भी जाता है, तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है। तो ये जो फ्लो चार्ट्स हो गए, फिर उसके बाद जो टेबल्स हो गई, मान लो कोई टेबल है तो टेबल आपने बना लिया, कोई साइकिल है साइकिल आपने बना लिया, ये सब आपको वॉल पे पेस्ट करना है। जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस थे वो मैंने लिख के अपने वॉल पे पेस्ट कर दिया था। तो या तो आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस खुद से लिख के पेस्ट कर लो, या फिर मार्केट में आपको जहां भी चार्ट्स मिलते हैं वो आप खरीद के उसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, बायो हो गया, जितने भी मेमोरी वाले जो जहां पे आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, जहां पे आप लॉजिक से उस चीज को याद नहीं कर सकते या समझ के याद इतना नहीं कर सकते, उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये कुछ टिप्स है। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप दूसरों को पढ़ाओ, टीच अदर्स। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स को पढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपके घर पे कोई छोटा भाई छोटी बहन हो उनको पढ़ा सकते हो, या जो भी है आप किसी को भी पढ़ाने की कोशिश करो जो भी आपको टाइम देने को रेडी हो। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप खुद ही उस कॉन्सेप्ट पे अटक जाओगे कि हाँ यार इस पे, इसके आगे इस चीज को कैसे समझाओ, या फिर इसके आगे क्या था, तो फिर आपको खुद वो चीज जो है ये मैक्सिमम, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो आपको 10 या 15% याद रहता है, फिर अगर आप उसको पढ़ने के बाद उस चीज को बार बार एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको 30-40%। तो सबसे ज्यादा याद रहता है अगर आप इस चीज को किसी को पढ़ा पा रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाना बहुत अच्छा तरीका है। शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर लिखो उस चीज को, कि जो चीज आपको डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, आप उसको रफ नोट्स में लिख रहे हो बार बार, ठीक है। रफ नोट्स में लिख के भी आप उस चीज को याद कर सकते हो। निमोनिक्स एक अच्छा तरीका है, बट बहुत बार क्या होता है ना, हम इतने सारे निमोनिक्स बना लेते हैं कि फिर हम खुद ही याद कर रहे होते हैं कि हाँ यार निमोनिक तो याद है, बट उसके अंदर का कंटेंट क्या था ये याद नहीं है। तो इसके लिए आप एक निमोनिक रिकॉल टाइप भी बना सकते हो कि यार चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने लिख दिए कि हाँ यार ये इस चैप्टर के अंदर ये 5 निमोनिक्स है, तो ये 5 निमोनिक्स का मतलब ये होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। बट हाँ, निमोनिक्स में बस यही सबसे बड़ा खतरा रहता है कि अगर हमें उस चीज की आदत लग गई तो हम हर चीज में निमोनिक बनाने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बेस्ट पार्ट है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप याद करने को भूल जाओ, एक बार को आप समझने पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको वो चीज प्रॉपरली ढंग से समझ आ गई है तो याद ज्यादा टाइम तक रहेगा और याद करना इजी भी हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं सब चीजों में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, मे बी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन, वहां पे आप लॉजिक लगा के समझ के भी उसको नहीं कर पाओगे, आपको वो रटना ही पड़ेगा। बट जितना रटने वाला पार्ट, जो प्लेन मेमोराइजेशन है, उसको जितना कम कर पाओगे और जितना आप लॉजिकल चीजों को बना पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। कहीं कहीं पे हम ये भी टेक्निक अपनाते हैं कि जो चीज रटने वाला है फिर भी हम कुछ ना कोई लॉजिक लगा के उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां तक भी आप चल जाएगा। तो ये कुछ मेरे तरीके थे जिसको मैं यूज करके मेमोराइज करने की कोशिश करता था। ऑनेस्टली बताऊं, जो मेमोरी वाला पार्ट होता है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं हमेशा से एनालिटिकल पार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता था। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, बायो मेरा वीक था, स्टार्टिंग से ही ऐसा था। बट देखो एंड तक आते आते अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर लोगे। होपफुली यार ये जो टिप्स है वो आपको हेल्पफुल हो पाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो भी देखते हैं कॉमेंट्स में बताना अगला वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।